नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मॉडर्न इंडिया के महामैराथन क्लास में आधुनिक भारत के महासंग्राम में आप लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया। आप लोग उसको याद करने की कोशिश किया। दोस्तों, आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मिसलेनियस क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटी में अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, संसद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले संसद से। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं और संसद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। और संसद के 3 अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, 52 में है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष होता है। दोस्तों, 5 वर्ष के पहले भी ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है और लोकसभा का विघटन भी 5 वर्ष से पहले किया जा सकता है। लेकिन वैसे सामान्य तौर पर कार्यकाल लोकसभा का या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और दोस्तों, इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 75 तो ठीक है, आज से क्वेश्चन इस अनुच्छेद के अंदर घुस करके पूछा
पूछा जाएगा 75 वन याद रखना है आपको कि प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 वन के द्वारा 75 वन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 75 वन, अगर 75 वन नहीं है तो सीधा सीधा या तो 75 देगा या 75 वन देगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75 के अंतर्गत। और मंत्रियों की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री या कोई भी मंत्री हो, उनके मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 75 वन के द्वारा। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री तथा इनके मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। प्रधानमंत्री तथा इनके मंत्री जो होते हैं वे जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। दोस्तों, बात तो समझिएगा कि लोकसभा में भारत में दोस्तों, भारत में अधिकतम 550 सदस्य निर्वाचित होकर आ सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में या न्यूनतम संख्या भारत में लोकसभा की, वर्तमान में या न्यूनतम संख्या लोकसभा की भारत में 543 है। दोस्तों, जिसमें से इस 543 में दोस्तों 524 सदस्य 28 राज्यों से चुनकर आते हैं तथा 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुनकर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य चुनकर आ सकते हैं, तो 20 सदस्य। वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा का जो है कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? 19 सदस्य चुनकर आते हैं दोस्तों, और 28 राज्यों से 524 सदस्य चुनकर आते हैं। तो दोस्तों, फटाफट हमारे साथ रिवाइज करें कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद, राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल प्रत्येक लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र, किस लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति, कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर? किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? मंत्रियों तथा कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा? 75 या 75 वन के द्वारा।
लोकसभा में भारत में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। वर्तमान में या न्यूनतम संख्या लोकसभा में कितनी है भारत में? 528 राज्यों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेशों से? अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हो सकते हैं? 20। क्लियर हो गया? इतना मैं उम्मीद करता हूं कितना बहुत ही आसान से आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन, ठीक है। और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में किस प्रकार की प्रणाली है, तो कहोगे संसदीय प्रणाली है। और ये कहां से लिया गया है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो हमारे देश में किस प्रकार की प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। हमारे देश में, भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और याद रखना, मंत्रिपरिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत याद रखिएगा। दोस्तों, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहां पर ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन में रहेगा लोकसभा। अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में संसद दिया रहेगा। नियरेस्ट आंसर संसद होगा, क्योंकि संसद का अंग होता है लोकसभा। तो याद रखिएगा, नियरेस्ट आंसर इसका माना जाएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा के, याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर। और याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सनियम। दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर, लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर या दलित अध्यक्ष GM बालयोगी। और लोकसभा के प्रथम जनजातीय स्पीकर, जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय स्पीकर, दोस्तों PA संगमा, याद रखिएगा। और दोस्तों, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। और याद रखिएगा, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर
सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन जिन्हें ताई जी कहा जाता है, ताई जी। दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर यानी प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ, जीवी मावलंकर के खिलाफ मावलंकर के खिलाफ 1954 में, जीवी मावलंकर के खिलाफ 1954 में आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा, आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। तो दोस्तों लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। और कब लाया गया था दोस्तों? 1954 में लाया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों लोकसभा के वर्तमान स्पीकर, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिड़ला है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें दोस्तों एल एस का मतलब लोकसभा समझ लीजिएगा। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें दोस्तों भारत में, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें दोस्तों भारत में 80 है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में दोस्तों 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार में 40 सीटें हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं दोस्तों। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। दोस्तों इतना याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी याद करिए हमारे साथ। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या क्या नाम दिया गया है? हाँ, भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय प्रणाली है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम, अनंत। और लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर जी.एम. बालयोगी। सब लोग बोले। लोकसभा के प्रथम जनजातीय स्पीकर, लोकसभा के प्रथम जनजातीय स्पीकर, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन। पहली महिला मीरा कुमार और दूसरी महिला जो है सुमित्रा महाजन। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर। यानी लोकसभा के किस स्पीकर के खिलाफ पहली बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन जो पारित नहीं हो सका। किसके खिलाफ? जीवी मावलंकर के द्वारा के खिलाफ। किसके द्वारा लाया गया था? आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संसद के यानी लोकसभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। दोस्तों याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब विपक्ष ये मांग करे कि भाई आप सत्ता पक्ष में हैं, आपके पास बहुमत नहीं है, अब बहुमत सिद्ध करके दिखा दीजिए, विश्वास दिलाकर दिखा दीजिए, तो भैया सत्ता पक्ष को विश्वास दिलाना होता है, तो उसको कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। आधे से अधिक एक सीट की जरूरत होती है। भारत में कुल मिलाकर के लोकसभा में 543 सीटें हैं। बहुमत के लिए कम से कम दोस्तों 273 सीटों की आवश्यकता होती है। 273 यानी 543 का आधा होता है 2 दूना के 4, 2 सते 14, 2 एक कम 2, यानी 272 सीट की आवश्यकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 272 सीट बहुमत पाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो कम से कम 272 सीट लोकसभा में जिसका रहेगा वही बहुमत दल का नेता चुना जाएगा और वही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय वैसे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन, वर्तमान स्पीकर कौन है? लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिड़ला। दोस्तों ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिड़ला। भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहाँ हैं भाई? उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में। दोस्तों याद रखिएगा, एमपी में 29, एमपी में कर्नाटक में 28, कर्नाटक में गुजरात में 26, गुजरात में चलिए, राजस्थान में 25, राजस्थान में आंध्र प्रदेश में 25, आंध्र प्रदेश में 25। उसके बाद उड़ीसा में 21, उड़ीसा में 21, केरल में 20, केरल में तेलंगाना में 17, तेलंगाना में पंजाब में, झारखंड में 14, झारखंड में असम में 14, असम में 14, पंजाब में 13, पंजाब में छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में और उसके बाद हरियाणा में 10, हरियाणा में 10। उसके बाद है आपका तेलंगाना 17 हुआ है। उसके बाद आपका बच गया उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड में, हिमाचल में 4, हिमाचल में। उसके बाद दोस्तों ममेत्री अरुण गो, याद रख लीजिएगा, ममेत्री अरुण गो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा में 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा में 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सनम सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में,
केरल में तेलंगाना में, असम में, झारखंड में, असम में, झारखंड में, उसके बाद है पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, उसके बाद है आपका उत्तराखंड में, हिमाचल में, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल में, गोवा में, सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में 1, ममेत्री अरुणगो में 2 और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1-1 सीटें हैं। तो इतना आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से याद हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा रहा आज अभी लोकसभा। अब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80। राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन या उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, अर्थात लोकसभा का कभी भी विघटन किया जा सकता है। याद रख लीजिएगा, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, द्वितीय सदन, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। मैं लिख देता हूं सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं। याद रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वह अस्थायी सदन है, उसका विघटन ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इनके सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और लोकसभा का भी सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी 5-5 साल पर चुनाव लड़ते हैं, 5-5 वर्ष पर अपना प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए आगे आते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। दोस्तों याद रखना कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य अर्थात दोस्तों कुल मिलाकर के राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष पर राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष पर 1/3 यानी 1/3 दोस्तों 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, दोस्तों। तो राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा में राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है।
दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा विधानसभा के सभी विधानसभा के पद्धति के द्वारा प्रत्येक राज्य कर देते हैं। यहाँ पे प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आप सुनिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। आप लोग कहोगे अप्रत्यक्ष रूप से। अगर अप्रत्यक्ष रूप से आप सामने नहीं है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, अगर नहीं है तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, और किसके द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित सदस्य। खैर अब तो मनोनीत होते ही नहीं है, पहले मनोनीत होते थे एक, अब एंग्लो इंडियन का समापन कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं, देखो राज्यसभा में, दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा में भारत में अधिकतम, राज्यसभा में भारत में यानी पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, यानी राज्यसभा में जो राज्यसभा जो होता है पूरे भारतवर्ष से, भारत में अधिकतम, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अधिकतम? 250। दोस्तों वर्तमान में या न्यूनतम राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इन 245 सदस्यों में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 233 सदस्यों में 224 सदस्य 28 राज्यों से चुनकर आएंगे और 8 सदस्य यूटी से आएंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। ध्यान रखिएगा, 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हैं और दोस्तों 245 में से 233 28 राज्यों से चुनकर आएंगे चुनाव के द्वारा और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों 233 में 224 जो सदस्य होते हैं वह केवल 28 राज्यों से चुनकर आएंगे। 233 में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है और 233 में से 224 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। दोस्तों इस 8 में 3 दिल्ली से और 1 पांडिचेरी से, 3 और 1 4 और 4 जम्मू एंड कश्मीर से। याद रखिएगा, जेके जम्मू एंड कश्मीर से चुन करके आते हैं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? वर्तमान में कितने हैं? कितने सदस्यों का राज्यसभा में चुनाव होता है? 233। 28 राज्यों से कितने चुनकर आते हैं? और केंद्र शासित 224 नहीं सॉरी 225 है दोस्तों, 225 है, क्योंकि 225 और 8 233 होता है। 225 और जो है 8 233
233 होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 245 वर्तमान में है, जिसमें से 233 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, जबकि 233 में से 225 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे और राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए फटाफट रिवाइज करिए। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? या उच्च सदन। राज्यसभा को एक अस्थायी सदन के नाम से राज्यसभा का विघटन होता है? नहीं होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है? नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष पर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य? और याद रखना, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 28 राज्यों से केवल कितने? दोस्तों, 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सदस्य चुनकर आएंगे, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, समाज सेवा, खेलकूद या समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों, 233 जो सदस्य हैं, इसमें से 225 सदस्य जो है 28 राज्यों से चुनकर आएंगे, जबकि 8 सदस्यों को जो है केंद्र शासित प्रदेशों से जो चुनकर आएंगे। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम क्वेश्चन पूछें या पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य चुनकर आते हैं, और 28 राज्यों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो 225। दोस्तों, वर्तमान में याद रखिएगा, एक प्रश्न मैं बता दूं, वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय ने एक धाविका को, यानी पीटी उषा को राज्यसभा में मनोनीत किया है। राज्यसभा में मनोनीत किया है, राज्यसभा। दोस्तों, RS का मतलब राज्यसभा में मनोनीत किया है राष्ट्रपति महोदय ने पीटी उषा को। पीटी उषा को दोस्तों याद रखिएगा, पीटी उषा, ठीक है। हाँ, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या? हाँ, 12 उस समय थी, 12 नहीं, 12 ही कर सकते हैं। कोई रिटायर हो गया, सीट उसके लिए खाली हो गई उसके जगह पे, हाँ, 12 से अधिक राज्यसभा में मनोनीत नहीं किया जा सकता। उसमें से कोई रिटायर हो गया तो उसके जगह पे कोई दूसरे को बुलाया जाएगा, कोई ले सकते हैं। हाँ, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे। हम महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, पीटी उषा पिल्ला उल्ला कांडी थेकला पराम्बिले इनका पूरा नाम है, ठीक है। पिल्ला उल्ला कांडी थेकला पराम्बिले उषा इनका पूरा नाम है। पीटी उषा इसका पूरा नाम है पिल्ला उल्ला कांडी थेंगला पराम्बिले उषा, इनका पूरा नाम है। खैर, पूरा नाम मत याद करो, पीटी उषा याद कर सकते हो तो करो। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि वर्तमान में या हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने किसे या किस धाविका को जो है कि राज्यसभा में मनोनीत किया है, तो पीटी उषा को। या इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से
हाल ही में पीटी उषा को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, उनको किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में जो है कि पीटी उषा को राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय ने मनोनीत किया है, वो जो है कि किस खेल से संबंधित थी? तो दौड़ से, धावक के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतने आपको ये चीजें क्लियर हो गया। दोस्तों कुछ और बातें करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, थोड़ा सा मैं कंपेयर कर दूं लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा का जो गठन हुआ था ना, लोकसभा का पहला आम चुनाव तो दोस्तों 1951-52 में हुआ। इतना याद रखिएगा कि पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ और लोकसभा का जो गठन हुआ है दोस्तों 17 अप्रैल 1952 को किया गया। जबकि राज्यसभा का गठन जो हुआ दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को हुआ। 3 अप्रैल 1952 को हुआ, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, ये गठन की बात हम करते हैं, लोकसभा का गठन, ये गठन की बात करते हैं। दोस्तों लोकसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी ना 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952। और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, इसकी भी बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों के संयुक्त बैठक अगर जो पहली बार हम करें तो 1961 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार संयुक्त बैठक हम कहें ना तो 1978 में हुआ था। और तीसरी बार संयुक्त बैठक की बात करें ना तो दोस्तों 2002 में हुआ था। इसकी बात कर लेते हैं भाई, जब संयुक्त बैठक की बात आ गई तो इसको हम बात करते हैं, बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति, याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहां पर मैं लिख दूं, चलिए पहले मैं लिख देता हूं दोस्तों कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है, याद रखिएगा। 63 डीपी राज्यसभा 63-64 डीपी आरएस 63-64। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 64 में किया गया है, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। जबकि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा के आरएस का मतलब दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति, याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति, दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए हमारे उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति माने जाएंगे। दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम याद कर लीजिए और वर्तमान में याद कर लीजिए। दोस्तों वर्तमान राज्यसभा के वर्तमान सभापति दोस्तों जगदीप धनखड़। और दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, तो झारखंड की। और से बहुत सारी बातें हैं, आगे किया जाएगा। दोस्तों वर्तमान में समझ लीजिए उपसभापति कौन है, वर्तमान में उपसभापति कौन है राज्यसभा का, हरिवंश नारायण।
दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। मैं तुलना करता हूं, ध्यान समझिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं। लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 5 वर्ष, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्य करता है, 5 वर्ष तक पद पर रहता है। जब तक वो उपराष्ट्रपति है तब तक वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। लेकिन वही उपराष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वो जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इतना याद हो गया, इतना समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों हम बात कर रहे थे संयुक्त बैठक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 108 में है। दोस्तों पहली बार अगर संयुक्त बैठक कभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। न तो संविधान संशोधन पर बुलाया जाता है, न तो धन विधेयक पर बुलाया जाता है, केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। तो संयुक्त बैठक केवल साधारण बिल पर बुलाया जाता है, केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। साधारण विधेयक पर मतभेद के कंडीशन में, मतभेद के आधार पर, तो भाई समझ लेना कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब साधारण विधेयक में, साधारण विधेयक के विधेयक पर जब दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो उस समय दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। और कौन बुलाता है, ध्यान समझना। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय आहूत करते हैं। कौन आहूत करता है, मतलब बुलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया, आहूत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब हम क्वेश्चन पूछें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों याद रखिएगा 118(4) के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। याद रखिएगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों इसके अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर ये नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में, जैसे वर्तमान में तो लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं है, वर्तमान में तो कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष ही नहीं है। अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाए और लोकसभा ओम बिरला भी न रहे तब अध्यक्षता कौन करेगा, समस्या तो जटिल है। तो कहोगे भैया राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। ध्यान रखिएगा, लोक संयुक्त बैठक की को अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है और इसके अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। चलो सबसे पहले बताओ लोकसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अलग अलग कब हुई थी, यानी लोकसभा की पहली बैठक और राज्यसभा की पहली बैठक। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है।
और किसका उल्लेख, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हाँ चलिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के वर्तमान सभापति, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण। संयुक्त बैठक को का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक किस पर बुलाया जाता है? केवल साधारण विधेयक पर। क्या संयुक्त बैठक संविधान संशोधन बिल पर बुलाया जा सकता है? नहीं। क्या वित्त विधेयक पर या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं बुलाई जाती। और बात को समझो आप लोग, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? और लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तब। इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। देखो संयुक्त बैठक दोस्तों अब तक 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है। संयुक्त बैठक कितने बार हो चुका है? 3 बार। कब कब हुआ था? 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में दहेज को लेकर के था, दहेज से। दूसरा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, और तीसरा पोटा को लेकर के। पोटा एक आतंकवाद निरोधी जो वो था, ठीक है? नहीं, पोटा आतंकवाद निरोध के लिए बिल पास किया गया था, तो उसके पर जो है संयुक्त बैठक बुलाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1961 में जब संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखिएगा 1978 में मोरारजी देसाई थे और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रखिएगा संयुक्त बैठक 3 बार बुलाया गया है अब तक। तो आप लोगों ने संयुक्त बैठक पढ़ लिया। दोस्तों याद रखिएगा धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। 109 में है और धन विधेयक की परिभाषा 110। धन विधेयक का उल्लेख 109 में है और उसकी परिभाषा 110 में है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 111 याद रखिए ना, कि कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। और राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अनुमति दें या न दें या अपने पास रख लें, वह उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अनुच्छेद 111। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति महोदय संसद द्वारा पारित बिल पर अनुमति दें या न दें, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। भैया उनके विवेक, उनका मन करे तो दें या न मन करे तो न दें, उन पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 111। धन विधेयक का उल्लेख 109 और धन विधेयक के ये है और परिभाषा 110 में दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इधर इरेज कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। और याद रखिएगा यहां से ना जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर वापस करना होगा। ठीक, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा 14 दिन के अंदर में वापस करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है उसमें वो अपना कोई संशोधन कराए।
बस सुझाव दे सकती है। लोकसभा माने या न माने वो राज्यसभा लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? 14 दिन के अंदर में उसको वापस करना ही होगा हर हालत में। राज्यसभा में देखो कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये देखो संसद का अंग होता है, संसद का अंग होता है। हो सकता है जो राज्यसभा सुझाव दे, हो सकता है लोकसभा मान भी ले, हो सकता है लोकसभा को पसंद आ जाए कि नहीं, उन्होंने जो राय दिया है वो अच्छा है। भाई राय लेना जरूरी है, बाकी लोकसभा के ऊपर डिपेंड है, उनकी राय को माने न माने। हो सकता है मान भी ले, हो सकता है न माने, ठीक है। लेकिन एकाधिकार है लोकसभा का धन विधेयक पर। ऐसे ही कुछ राज्यसभा का भी अधिकार है। 312 है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा है। 249 है राष्ट्रीय मुद्दे पर जो कानून बनाने की जो बात आती है, वो कुल अलग से भी बात किया जाएगा। चलिए दोस्तों, पोटा जो है एक आतंकवाद निरोधी एक बिल था, आतंकवाद से संबंधित था। पोटा प्रिवेंशन एक्ट, टेररिज्म एक्ट, ठीक है। तो दोस्तों धन विधेयक हो गया, आपने पढ़ लिया धन विधेयक। दोस्तों अगर हम पूछें कि अनुच्छेद, देखें दोस्तों अनुच्छेद आप यहीं पे 74 पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए का मंत्री परिषद चाहिए। दोस्तों एक ट्रिक मैं बता देता हूं, याद रख लीजिए। 71 एसपी ने अपने पीए से कहा, 71 एसपी ने अपने पीए से कहा कि भाई मैगी के कार्य का संचालन बहुत ही शानदार है, डीपीएम से करा दो। देखो दोस्तों 71 एसपी ने अपने पीए से कहा, 71 एसपी हैं, उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट है, वो अपने पीए से कह दिया भाई मैगी के कार्य का संचालन डीपीएम से करा दो। तो बाबू देखो 71, ये है 72, ये है 73, ये है 74, ये है देखो 75, ये है आपका एजीआई जो है 76, कार्य का संचालन 77, और ये है डीपीएम ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर 78, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर समझना। 71 में है सुप्रीम कोर्ट, 71 में है सुप्रीम कोर्ट, याद रखना सुप्रीम कोर्ट एंड सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा। तो बाबू 71 एसपी और पी 72 में है पार्डन, PARDON, पार्डन माने क्षमा, यानी राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो 71 एसपी ने पीए से कहा, 73 में है पावर, अर्थात दोस्तों कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73 में है। न याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो याद करना है आपका 71 और 72। इससे सुप्रीम कोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा, रे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सबका बाप होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी सबके बाप होते हैं। तो बाप का फैसला बाप के कोर्ट में होगा, बाप का फैसला जो है बड़े लोगों का फैसला बड़े कोर्ट में होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। पी से हो गए पार्डन, पार्डन माने होता है क्षमा, अर्थात राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकता है। अगर जो कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं है, इसके मृत्यु दंड को हम क्षमा कर देते हैं, इसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का देखो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगर जो राष्ट्रपति महोदय अगर कोई अपराधी है, कोई अपना बहुत बड़ा मतलब अपराध करके आया है, कत्ल करके आया है, हत्या करके आया है, कोर्ट में चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय कह दें जब कोई कोर्ट में कोई केस नहीं चलेगा, ऑन द स्पॉट तुरंत फैसला कर दें, इसका क्षमा, इसके जो भी इसका सजा है सजा को मैं माफ करता हूँ, तुरंत खत्म, कोई केस नहीं चलेगा। इतना होता है राष्ट्रपति का पावर, देश का प्रथम नागरिक होता है। चलिए आते हैं उसके बाद बाबू याद रखना 74 में एडवाइस,
यानी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। देखो पी से अभी बता दे 75 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, यम से है मिनिस्टर, यम से है मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, इसका मैंने बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बना रखा है, पूरा डिटेल्स में आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत। इनकी योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, इसका भी उल्लेख 76(1) में है। 76(4) में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है, यह अनुच्छेद 77 में है। न याद हो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मत भूलना, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डीपीएम ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं के द्वारा या अपने मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उस राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया। जैसे फैमिली में, घर परिवार में आप और कोई भी अगर निर्णय लेता है तो घर परिवार में जो सबसे मुखिया होता है सबको सूचित करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमने ये फैसला ले लिया है, ये काम कर लिया है, या तो उसको बताना पड़ता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट ने जो भी निर्णय लिया जाता है वो सबके बाप बैठे हुए हैं, राष्ट्र का प्रमुख बैठे हुए हैं, उनको सूचना देना अनिवार्य होता है। दोस्तों और भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये थोड़ा आप लोगों ने पढ़ लिया पॉलिटी। हमने अभी आपको बताया था कि मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आखिर में जब मैंने बोल दिया है कि मिसलेनियस कराऊंगा तो मिसलेनियस कराऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा। आपने कुछ पॉलिटी पढ़ लिया है, कुछ साइंस पढ़ लीजिए थोड़ा, जो पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी। फंक से पहले बर्जिलियस ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाएगा रेटिनॉल। याद रखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा थायमीन। दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा राइबोफ्लेविन। चलिए दोस्तों, विटामिन B3 का नाम पूछा जाएगा नियासिन, या इसी को कहेंगे पेलाग्रा। पेलाग्रा चर्म संबंधी रोग होता है। दोस्तों B5 याद कर रही है, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन B6 याद रखना होगा आपको, पायराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है, पायराडॉक्सिन। दोस्तों याद रखिएगा पायराडॉक्सिन है। और विटामिन B7 याद करिए, बायोटीन कहते हैं। और दोस्तों इसी को विटामिन H कहते हैं, इसी को विटामिन H के नाम से जानते हैं, विटामिन H। याद रखिएगा विटामिन H, बायोटीन। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ब्लाइंडनेस कहते हैं। थायमीन से बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी। जबकि विटामिन B2 से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस, ये चर्म संबंधी रोग है, किलोसिस। उसके बाद दोस्तों नियासिन या पेलाग्रा त्वचा संबंधी रोग होता है, इससे याद रखिएगा। और दोस्तों पेंटोथेनिक है, तो ये भी चर्म संबंधी, इससे भी होता है। ठीक है, ये भी त्वचा संबंधी है, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। और दोस्तों पायराडॉक्सिन, यह स्मरण शक्ति को बहुत देर तक याद रखने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, स्वप्न को बहुत देर तक याद रखने के लिए पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का प्रयोग स्मरण शक्ति को यानी स्वप्न को बहुत देर तक याद करने के लिए किया जाता है? तो विटामिन B6 का। स्वप्न को बहुत देर तक याद रखना, स्मरण शक्ति को बढ़ाना। और दोस्तों विटामिन B7, बस यही याद करिए कि विटामिन B7 से का रासायनिक नाम बायोटीन है। दोस्तों B9 फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल रासायनिक नाम है, फोलिक अम्ल। दोस्तों आपको याद रखना है,
हाँ, B12 याद करिए, साइनोकाबामालिन। जितना पेपर में पूछा जाता है उतना जरूर याद रखें, और याद रखें या ना रखें। साइनोकाबामालिन है दोस्तों, साइनोकाबामालिन। और याद रखिएगा इसमें कोबाल्ट मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है, B12 में मिलता है दोस्तों। इसके बाद याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। और दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों कैल्सीफेरॉल को दो भागों में बांटा गया है, को कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल, को कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल, को कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, 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 टोकोफेरॉल। और दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, 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 नेफ्थोक्विनोन। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग होता है, मैरस्मस रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिया रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सूखा रोग होता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और दोस्तों याद रखिएगा मसूड़ों में जो खून आता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन डी सूखा रोग हो गया। विटामिन ए से दोस्तों जननांग संबंधी रोग है, जननांग संबंधी, जननांग नपुंसकता जिसको बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होता है नपुंसकता, जननांग संबंधी रोग है, बांझपन जिसको कहते हैं दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से जननांग संबंधी रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। इसमें रक्त का थक्का का न बनना, रक्त का थक्का, रक्त के थक्का का न बनना, रक्त के थक्का, रक्त के थक्का का न बनना। तो दोस्तों इतना आपको याद हो गया होगा कि इतना जरूर याद हो गया होगा। जल्दी से हमारे साथ याद करिए विटामिन की का खोज किसने किया? विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? B2 का रासायनिक नाम कि कौन सा रोग होता है? सिलोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या पेलाग्रा, नियासिन या पेलाग्रा, नियासिन या पेलाग्रा। कौन सा रोग? त्वचा संबंधी रोग होता है। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन। स्मरण शक्ति को बहुत देर तक याद करने के लिए B6 दिया जाता है दोस्तों। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, B6 का रासायनिक नाम बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम, B12 का रासायनिक नाम। और दोस्तों कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? चलिए एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? चलिए अर्गो कैल्सीफेरॉल किसका भाग है? कैल्सीफेरॉल किसका, को कैल्सीफेरॉल किसका भाग है? डी का रासायनिक नाम क्या है? सूखा रोग किसके कारण होता है? मैरस्मस रोग किसके कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसके कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कारण होता है? चलिए टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? जननांग संबंधी बीमारी किसके कारण होता है? ई से या टोकोफेरॉल से। नेफ्थोक्विनोन से क्या होता है? रक्त के थक्का का न बनना। नेफ्थोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? के का। दोस्तों इतना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं फोटो खींच लीजिए, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों फटाफट आगे बात बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। एक चीज और बताएंगे, थोड़ा सा एक चीज और बताएंगे। भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं दोस्तों?
कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं। कितने राज्य? इसका मैं ट्रिक आपको दे देता हूं। गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो। जी से गुजरात, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश दोस्तों। टी से तमिलनाडु, म से महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र। के से केरल, उ से उड़ीसा, उ से उड़ीसा। क से कर्नाटक, क से कर्नाटक। बंग से पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल। गो से गोवा, गो से गोवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है, कहोगे गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो कहोगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है तो कहोगे तमिल। दोस्तों सबसे छोटा भारतीय राज्य जो समुद्र तट पर स्थित है, गोवा। गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? गोवा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40। विधानसभा की गोवा में 40 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा की दो सीटें हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से हमारे साथ पढ़िए, भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? 9। सूत्र पढ़िए, ट्रिक पढ़िए। गेट, 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 गेट पढ़िए। गेट, गेट, गेट। मकेऊ, मकेऊ, मकेऊ। कबंगो, कबंगो, कबंगो। चलिए गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो, गेट मकेऊ कबंगो। बहुत ही शानदार तरीके से याद हो गया होगा। जी से, जी से, ए से, ए से, ए से, टी से, टी से, टी से, म से, म से, के से, के से, उ से, उ से, क से, क से, वन से, वन से, गो से, गो से। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने याद किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग मेहनत से, ईमानदारी से ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना समर्थन मुझे देते रहिए। मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करिए और लाइक करके, और कमेंट करके मुझे सूचित करिए। अगर अच्छा न लगे तो डिसलाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा। दोस्तों आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।